हाय फ्रेंड्स। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 2025। और इसी अप्रैल में एक रिटर्न जानी है जिसका नाम है एमएसएमई। एमएसएमई की हाफ ईयरली रिटर्न जाती है। और फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो अब जो अप्रैल टू सितंबर हमारा फर्स्ट हाफ निकला, उसके लिए लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर। और अक्टूबर टू मार्च तक का जो सेकेंड 6 मंथ था, सेकेंड हाफ ईयर है, तो वो उसकी डेट है 30 अप्रैल 2025 फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 2025। जो अक्टूबर 24 से लेके मार्च 25 तक की जितने भी हमारे एमएसएमई के ट्रांजेक्शन्स हैं, तो वो हमारे एमएसएमई हाफ ईयरली रिटर्न में जाएगा, सेकेंड हाफ ईयरली रिटर्न हो जाएगी। उसमें कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है, कुछ लोग का अपनी ओपिनियन होती है कि हमारी कंपनी इस पर अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारी कंपनी एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर हमारे वेंडर है, उन्होंने वेंडर ने दिया नहीं है कि वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि पहली बात तो ये है कि ये एमएसएमई की जो हाफ ईयरली रिटर्न जाती है सारी कंपनीज के ऊपर अप्लीकेबल होता है। सेकेंड थिंग, आपके वेंडर एमएसएमई में रजिस्टर है या नहीं है, इसके लिए आपको डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। अगर कोई रजिस्टर नहीं है तो उसे डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा रिटर्न में कि आप जो आपका वेंडर है वो रजिस्टर्ड नहीं है। आप इस चीज़ से नहीं बच सकते कि आपके वेंडर ने अपना अपना एमएसएमई का बाकी सारे को डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, तो जिसकी बेसिस पे आप क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इसका जो ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट हमारी रहती है उधर फर्स्ट हाफ के लिए 31 ऑफ अक्टूबर, एंड सेकेंड हाफ के लिए 30 ऑफ अप्रैल। तो अभी 30 ऑफ अप्रैल में थोड़ा बहुत टाइम है। आज हम अभी अप्रैल के स्टार्टिंग पे है। तो आप अपने को प्रिपेयर करिए और रिटर्न को फाइल करिए। रिटर्न फाइल करने के लिए आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट आपके क्रेडिटर फाइलाइज होने चाहिए, सो दैट कि आप वैल्यू रिपोर्ट कर सकें। तो आप अपनी बुक्स को भी पहले अपडेट करें, देन उसके बाद आप एमएसएमई रिटर्न पे आएंगे, बट आप इसको ज़रूर करना। और जो इसके बाद एमएसएमई में डिटेल्स आती है, डिटेल्स हमारी हो गई कंपनी के। जब आप सिन नंबर डालेंगे एमएसएमई के पोर्टल पे जाके, जब वी3 लॉगिन करेंगे, तो वी3 लॉगिन करने के बाद एमएसएमई का एक रिटर्न आती है, उसमें जाके देखिए कंपनी रिटर्न के अंदर आती है। और वहाँ पे आप अपना सिन नंबर डालेंगे तो कंपनी की सारी डिटेल्स प्री फिल होके आ जाएगी। उसमें आपको क्लासीफाई करना रहे कि आपकी कंपनी किस में क्लासीफाई होती है। देन उसके बाद जब आप क्रेडिटर वाले सेक्शन पे आएंगे कि आपके जो वेंडर है, जो भी आपने पेमेंट 45 डेज से डिले किया हुआ है, जो पेमेंट ड्यू डेट होती है हमारी 45 डेज की, तो सारे को आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, जितनी भी आपकी पेमेंट रहेगी। उसमें आपको एक्सेल का एक फॉर्मेट मिलेगा, आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड करें। और एक्सेल के फॉर्मेट में अगर आपके मल्टीपल और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, तो आप उस एक्सेल वाले फॉर्मेट में अपने डाटा को फीड करें और उसके बाद उसको अपलोड कर दें हमसे पोर्टल पे। तो वो सारे के सारे डाटा को उसमें अपने फॉर्म पे अपलोड ले लेगा, तो जिससे कि आपको भी आसानी रहेगी। तो इसलिए आप ऐसा करके मल्टीपल डाटा को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि डाटा हमारे थाउजेंड्स में होते हैं, और थाउजेंड्स की एंट्री अगर हम मैनुअली करने के लिए बैठेंगे तो अपने को बहुत टाइम लगेगा। इससे बेटर है कि आप वहाँ पे जो एक्सेल का फॉर्मेट होता है, आप एक्सेल का फॉर्मेट पे जाएं, उसका एक्सेल के फॉर्मेट को डाउनलोड करें, और उसके बाद उसकी सारा डिटेल्स को फिल करके देन उसके बाद उसको अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद सारी एंट्री आपको वहाँ पे दिखेगी, जितने भी आपने रिपोर्ट किया, जितने भी हमारे डिले पेमेंट है, जितने भी हमारे वेंडर है, वो सारी वहाँ पे डिटेल से रिफ्लेक्ट करेगी। उसके बाद सिंपली जैसे आप फॉर्म को हम डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद डीएससी फिक्स करते हैं, एंड देन उसको हम एमसीए पे अपलोड करते हैं। तो आप उससे उसको अपलोड कर देंगे एमसीए पे, डीएससी लगा के। डीएससी आपके वी3 पे रजिस्टर होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं रजिस्टर्ड है डीएससी वी3 पे, तो पहले आप अपनी डीएससी को वी3 पे रजिस्टर करेंगे। अब सभी डॉक्टर को जितने जिनके पास भी डिन होता है, उन सभी को अपनी डीएससी एमसीए पोर्टल पर रजिस्टर करनी होती है। सेम लाइक एज हम जैसे इनकम टैक्स में रजिस्टर करते हैं, अगर आपको पता हो कंपनी के रिटर्न डाल रहे हैं, तो जो उसके अथराइज्ड पार्टनर या जो अथराइज्ड पर्सन है जिसको जो साइन को वेरीफाई कर रहे हैं, उनके अपने पर्सनल पैन पे डीएससी को रजिस्टर करना होता है। तो सेम तरीके से हमारे एमसीए वी3 में भी होता है। वी3 इट मीन्स की वर्जन 3 यही है एमसीए का। तो इसमें क्या होगा कि हर एक डॉक्टर की अपनी एक यूजर आईडी बनती है, और वो डिन बेस बनेगी। उसमें दो होते हैं, एक हमारा बिजनेस यूजर होता है जो डिन बेस होता है, एक हमारा रजिस्टर्ड यूजर होता है जो कि पैन बेस होता है। तो रजिस्टर्ड यूजर अब नहीं चलता है। अब नहीं चलने का मतलब है कि अगर आप डिन भी अप्लाई कर रहे हैं तो बिना डीएससी रजिस्टर किए आपका डिन अप्लाई हो जाता है। इसलिए आप रजिस्टर्ड यूजर का रिलेवेंस कम हो गया है, पहले था, स्टार्टिंग में किया था बट अभी कम कर दिया है। और आपके पास डिन है तो आप डिन बेस पे जाएं, रजिस्टर्ड यूजर में जाएं, आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करें। और रजिस्टर करने के बाद जब आप अपनी डीएससी अपनी फॉर्म को एमएसएमई फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे डीएससी लगाएंगे, देन उसके बाद उसको अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद उसको सबमिट कर सकते हैं।
इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पेनल्टी भी लगेगी। जो पेनल्टी होती है हमारी 25,000 कंपनी पे चलती है, और 25,000 से 3 लाख तक की पेनल्टी जो होती है वो डॉक्टर्स के ऊपर भी आ सकती है। इसलिए आप इसको ध्यान से करें और आप टाइमली इसके कंप्लायंस करें। कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट ज़रूर करूँगा। थैंक यू।